Hello everyone. So today we are going to solve some PYQs of chemical coordination and regulation chapter. ये हमारा क्लास 11th की बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर होता है. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. क्या दे रखा है? मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे हमें मैच करना है और करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है. देखो भाई, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताने से पहले एज यूजुअल हमेशा की तरह थोड़ा सा इस चैप्टर को जो है मैं आपको क्लियर कराऊंगी, इसका बेस आपको बताती हूँ. और जो चारों हमको दे रखे हैं, पिट्यूटरी, थायराइड, एडर्नल और पेनक्रियाज, उसको मैं डिटेल में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगी. और फिर आप जानते ही होंगे कि भाई अगर जो मैं अभी टॉपिक समझाऊंगी इससे रिलेटेड अगर किसी क्वेश्चन में बात की जाती है तो वो हम बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपना क्वेश्चन सोल्व करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताती हूँ. नाम क्या हमारे चैप्टर का? केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन. ठीक है, ये चैप्टर का नाम है. इसमें क्या क्या होता है भाई? हमारा न्यूरल सिस्टम एंगेज होता है, प्लस एंडोक्राइन सिस्टम. देखो, अगर मैं न्यूरल सिस्टम की बात करूँ, वो क्या होता है भाई? फास्ट होता है, बिल्कुल फास्ट उसका ट्रांसमिशन होता है इम्पल्स वगैरह का, लेकिन शॉर्ट लिव्ड होता है. ठीक है, फास्ट और शॉर्ट लिव्ड होता है. जबकि अगर मैं एंडोक्राइन सिस्टम की बात करूँ तो भले ही स्लो होता है, लेकिन ये कैसा होता है? लॉन्ग लास्टिंग होता है. ठीक है. और अगर मैं बात करूं कि जो एंडोक्राइन सिस्टम की स्टडी को क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है एंडोक्रिनोलॉजी. क्या बोला जाता है? एंडोक्रिनोलॉजी. किसको बोला जाता है? स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम. ये टर्म किसने दी थी? थॉमस एडिसन ने. ठीक है, किसने? थॉमस एडिसन. अब भाई मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगी, ध्यान से देखना. पहले मैं ये बना देती हूँ. देखो भाई, ये होती है एक्सोक्राइन. ठीक है, ग्लैंड होते हैं. मतलब कि देखो इसमें क्या क्या हो सकता है भाई? ये कोई भी ग्लैंड हो सकती है, जैसे हमारी स्वेट ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड होती है, कोई भी ग्लैंड हो सकती है. ठीक है, ये क्या होते हैं भाई? यहाँ पे टारगेट टिश्यू होते हैं. और यहाँ पे क्या होता है? ये जो एंडोक्राइन जो होती है, ये होती है डक्टलेस. भाई इसके पास कोई डक्ट नहीं होते. याद रखोगे आप, दोनों का डिफरेंस. एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में सबसे मेजर डिफरेंस यही है कि भाई एंडोक्राइन जो होती है वो डक्टलेस होती है. ठीक है, ये सिक्रेशन होता है. तो यहाँ पे क्या होगा? जो टारगेट टिश्यू है, ब्लड के थ्रू, यहाँ पे टारगेट टिश्यू तक ब्लड के थ्रू इसका क्या होता है? ट्रांसमिशन होता है बेसिकली. ठीक है, जो भी हमारी डक्टलेस होती है ये. तो यहाँ पे कौन से हो सकते हैं भाई? पिट्यूटरी, पीनियल, पैराथायरॉयड हार्मोन, ये जो मैं बताऊंगी आगे, थायराइड हार्मोन एटसेट्रा, ये सारे किस में आते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम में. समझ आ रहा है आपको? और एक टर्म होती है हमारे पास, क्या? अनऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड. दो, तीसरा ग्लैंड क्या है? एक होता है डक्ट वाला ग्लैंड, अपना ये क्या नाम है? एक्सोक्राइन, डक्टलेस, एंडोक्राइन. और एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड. कौन सा होता है भाई? ये किडनी वगैरह में होते हैं. किडनी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, लीवर या फिर हार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूस हार्मोन्स भी जिनको हम बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? नोन एज प्रोड्यूस हार्मोन्स. ठीक है, अब बात करूंगी मैं एक और टर्म की, मिक्स्ड ग्लैंड. मिक्स्ड ग्लैंड या फिर दूसरा हमारे पास इसका नाम होता है हिट्रोक्राइन ग्लैंड. मिक्स्ड या हिट्रोक्राइन ग्लैंड, ये क्या होते हैं? इनके पास भाई एक्सोक्राइन नेचर भी होता है इनका, और एंडोक्राइन टिश्यूज भी इनके पास होते हैं. जैसे एग्जांपल इसका है पेनक्रियाज. याद रखोगे भाई जो बात मैं बता रही हूँ. राइटिंग समझ नहीं आ रही होगी, थोड़ा मैं समझ सकती हूँ भाई, सर्दी की वजह से लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं वर्बली आपको बता रही हूं, इस चीज पे आप फोकस रखिए. ठीक है, नेक्स्ट मैं अगर बात करूं, अब भाई हम बात करेंगे प्रॉपरली हार्मोन्स की. मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताऊंगी आपको. ये मैंने आपको इसका बेसिक सा, बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन जो होता है, मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं. शायद आपके एनसीईआरटी के 1, 1.5 या 2 तक पेज कवर इसमें हो गए होंगे. देखो भाई, बात करेंगे किसकी? हार्मोन्स की.
हार्मोन्स में सबसे पहला कौन सा था, ये भी याद रखोगे, सिक्रेटिन था एक, जो कि फर्स्ट डिस्कवर्ड था कहाँ पे, ड्यूओडेनम जो होता है, जो हमारे स्टमक का पार्ट होता है, वहां पे ये हार्मोन पाया जाता है। सिक्रेटिन फर्स्ट क्या था ये, प्रोड्यूस, ठीक है, मतलब डिस्कवर्ड। ये इनको हम बोल सकते हैं हार्मोन्स को प्राइमरी या फिर केमिकल मैसेंजर्स भी इनको बोला जा सकता है भाई। हार्मोन्स को क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी या केमिकल मैसेंजर्स, ठीक है। टर्म ये हार्मोन्स किसने दी थी, स्टार्लिंग ने, याद रखोगे भाई, ये आ सकता है क्वेश्चन, टर्म हार्मोन्स वर गिवन बाय स्टार्लिंग, ठीक है। हार्मोन्स क्या होते हैं भाई, मैं अगर इसकी आपको एक ऑफिशियल डेफिनेशन बताऊं, जो कि आपके स्टैंडर्ड डेफिनेशन की मैं बात करूं, जो कि एनसीईआरटी की बुक में दे रखी है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होते हैं भाई। ये कैसे होते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट, कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू इनके पास नहीं होती, जो कि एक इंटरसेल्युलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं। इंटरसेल्युलर का क्या मतलब होता है भाई, जो सेल टू सेल ट्रेवल करे, ठीक है, एक ट्रेस अमाउंट में, क्योंकि ये क्या होते हैं, बहुत ही रिएक्टिव सब्सटेंस होते हैं, इस वजह से ट्रेस अमाउंट का मतलब होता है बहुत कम अमाउंट में, काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं हार्मोन्स, ठीक है। इन्हें मैं इसके बारे में थोड़ी सी प्रॉपर्टीज आपको बता देती हूँ। कैन नॉट बी स्टोर्ड इन बॉडी एक्सेप्ट, ये कोई सा भी हार्मोन बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता। अभी बस एक्सेप्शंस याद रखोगे, थायरोक्सिन को छोड़कर कोई भी हार्मोन ऐसा नहीं है जो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाए, ठीक है। बॉडी के द्वारा कोई सा भी रीयूज नहीं हो सकता कि भाई एक बार रिलीज हो गया तो बार बार आपकी बॉडी में उसी जो सिंथेसाइज्ड हार्मोन का रीयूज चल रहा है, कि हाँ भाई चल रहा है बार बार, जैसे प्लास्टिक का रीयूज करते हैं आजकल, ठीक है। ऐसा नहीं होता भाई, एक हार्मोन मतलब ये स्पेसिफिक होता है, ठीक है, मतलब स्पेसिफिक इसके जो है वो होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स नहीं क्या बोलते हैं उसको, इफेक्ट, स्पेसिफिक इफेक्ट्स बॉडी पर देखने को मिलते हैं, जो कि एक ही बार होता है, ठीक है, एक ही बार, रीयूज नहीं हो सकता। ये कैसे होते हैं, नॉन एंटीजेनिक और नॉन स्पीसीज स्पेसिफिक सब्सटेंस होते हैं। नॉन एंटीजेनिक का मतलब होता है भाई इनकी कोई एंटीजन नहीं होती, ठीक है, किसी भी बॉडी सरफेस मतलब कोई भी सरफेस हो गया है, हार्मोन्स की कोई एंटीजेंस नहीं बने होते, ना तो ये स्पीसीज स्पेसिफिक सब्सटेंस होता है कि भाई इसी स्पीसीज में सिर्फ ये हार्मोन होंगे, इसमें ये हार्मोन, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। हार्मोन के जो मॉलिक्यूल होते हैं भाई वो कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, और इनका मॉलिक्यूलर वेट भी कैसा होता है, लो होता है, याद रखोगे। अब बात करेंगे भाई थोड़ा सा केमिकल नेचर के बारे में बात करेंगे हार्मोन्स के। ये मैंने आपको बेसिक हार्मोन किसने डिस्कवर किया, पहला कौन सा था, क्या बोलते हैं, क्या कुछ इनकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज है, क्या थोड़ी एक एक्सेप्शन जो थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब बात करेंगे किसकी, केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स, ठीक है। सबसे पहला इसमें हमारे पास आता है भाई स्टीरॉइड, आपने पहले नाम भी सुना हो शायद इसका, स्टीरॉइड्स हार्मोन। ये कहां से डिराइव होते हैं भाई, कोलेस्ट्रॉल से, डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होता है भाई वहां से ये स्टीरॉइड जो हार्मोन्स है ये कोलेस्ट्रॉल से जो डिराइव होते हैं उनको हम स्टीरॉइड्स हार्मोन बोलते हैं। दो टाइप के होते हैं भाई ये भी, एक होता है सेक्स हार्मोन्स, दूसरा होता है एड्रेनल। ये सिर्फ बेसिक बातें अब इसकी जो आपको यही याद रख लेनी है, एड्रेनल कोर्टेक्स हार्मोन्स, क्योंकि ये एज इट इज भी पूछे जाते हैं कि भाई इनमें से कौन सा स्टीरॉइड है, कौन सा सेक्स हार्मोन है, कौन सा एड्रेनल कोर्टेक्स हार्मोन है। सेक्स हार्मोन में कौन से आते हैं भाई, 3 हार्मोन होते हैं, एक होता है टेस्टोस्टेरोन, एक होता है भाई एस्ट्राडियोल, और एक होता है प्रोजेस्टेरोन। ये तीनों क्या है भाई, सेक्स हार्मोन जो याद रखने हैं। एड्रेनल कोर्टेक्स में होता है भाई कोर्टिसोल, और एक होता है एल्डोस्टेरोन, ठीक है, ये आप याद रखोगे एज इट इज। दूसरा अगर मैं बात करूं अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, भाई ये टायरोसाइन नाम का एक अमाइनो एसिड होता है, उसके डेरिवेटिव होते हैं ये अमाइनो, मतलब ये जो डिराइव होते हैं, 2 टाइप के हैं अगेन। ये भी एक होता है भाई एड्रेनल मेडुला हार्मोन, दूसरा टाइप क्या है, मेलेटोनिन एंड सेरोटोनिन हार्मोन, ठीक है। ये जो अगर मैं बात करूं एड्रेनल मेडुला हार्मोन की, इसमें भाई 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एफिनेफ्रिन और एक होता है नॉन एफिनेफ्रिन, यानी कि आपने सुना होगा एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन, जिसके बारे में मैं आगे आपको डिटेल में बता दूंगी क्या होते हैं, कौन से हार्मोन होते हैं, कहाँ से रिलीज होते हैं। और मेलेटोनिन और सेरोटोनिन हार्मोन, जो ये दोनों हार्मोन होते हैं वो किससे डिराइव होते हैं, ट्रिप्टोफैन नाम का एक अमाइनो एसिड होता है, ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड, वहां से हमें क्या डिराइव होते हैं, मेलेटोनिन और सेरोटोनिन, ठीक है। नेक्स्ट इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आइडोथायरोनिन। भाई इसमें थायराइड के हार्मोन्स आते हैं जितने भी होते हैं, कौन से, थायराइड के हार्मोन्स। नेक्स्ट होता है पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, या फिर जिसको आप बोल सकते हो प्रोटीन हार्मोन्स। इसमें आते हैं भाई हमारा इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। ठीक है, पिट्यूटरी हार्मोन की अगर मैं बात करूं, पिट्यूटरी हार्मोन्स में कौन से होते हैं भाई, एफएसएच, अब जो मैं बताऊंगी आगे, एफएसएच होता है, एलएच होता है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मतलब एफएसएच होता है, एडीएच होता है, ऑक्सीटोसिन हो गया भाई, ग्रोथ हार्मोन्स जो होते हैं एक्सेट्रा, ये सब किस में आते हैं, पिट्यूटरी हार्मोन्स में। ठीक है, एक होता है भाई हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स होते हैं कुछ, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, स्पेलिंग और राइटिंग पे मत जाना भाई, ठीक है, क्योंकि काफी जो है चीजें हैं इसमें बताने की तो ज्यादा टाइम लग सकता है। एक होता है भाई पैरा हार्मोन्स, ये सब किस में आते हैं, आइडो या अपना इसमें पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन्स में इसमें आते हैं ये सब कुछ। ठीक है, अब बात करती हूँ मैं, दो टाइप के और होते हैं। एक होता है भाई मतलब हार्मोन्स अगेन हमारे दो में डिवाइडेड है। एक होते हैं भाई लिपिड सोल्यूबल होते हैं, एक टाइप कौन सी होती है, लिपिड सोल्यूबल की, और दूसरी टाइप होती है क्या, वाटर सोल्यूबल की। ठीक है, लिपिड सोल्यूबल और दूसरा क्या होगा, वाटर सोल्यूबल। लिपिड सोल्यूबल में क्या होता है भाई, जो स्टीरॉयड हार्मोन प्लस थायराइड हार्मोन, स्टीरॉयड प्लस थायराइड हार्मोन किसके होते हैं, लिपिड सोल्यूबल के। वाटर सोल्यूबल की अगर मैं बात करूं तो अमाइनो एसिड के नेचर और पेप्टाइड वाले, अमाइनो एसिड वाले, पेप्टाइड वाले या और प्रोटीन के जो हार्मोन थे, ठीक है, प्रोटीन नेचर के जो हार्मोन थे वो सब वाटर सोल्यूबल होते हैं। और स्टीरॉयड और थायराइड जो मैंने आगे आपको ऊपर बताया था, मैंने कहा था भाई जो चीजें मैंने अभी यहाँ पे आपको बताई हैं एज इट इज बिल्कुल याद रख लेनी है आपको। ठीक है, याद रख लेनी है बेसिकली आपको, तो काम बन जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो लिपिड सोल्यूबल की अगर मैं बात करूं तो ये जीन लेवल पे जो है एक्ट करते हैं, मतलब कि डायरेक्ट ये टारगेट सेल में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, और मैं बात करूं कि इसकी मोस्टली ये रेगुलेट करते हैं जीन एक्सप्रेशन को, या फिर आप बोल सकते हो जो क्रोमोसोम के फंक्शन को, बाय इंटरेक्शन ऑफ HRC विद जीनोम। ठीक है, तो अब भाई मुझे लगता है कि हमें अपने क्वेश्चन की तरफ भी मूव कर लेना चाहिए। मैं आपको पिट्यूटरी हार्मोन्स के बारे में बताने जा रही हूँ। काफी जो है ये चैप्टर में भाई मैं आपको बताती हूँ कि जो अगर मैं बात कर, देखो समझने वाली चीजें तो कुछ होती हैं, ये भी बात सच है, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो आपको याद रखने पड़ते हैं। जो बायोलॉजी में मैं सच बता रही हूँ, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल याद रखनी होती हैं, और मुश्किल तो होता ही है, लेकिन ये वही चीज है, समझना कम है और याद ज्यादा रखना है। चीजें आपके दिमाग में ज्यादा जो है सेट होनी चाहिए, तो इसके PYQs इजीली सोल्व हो जाते हैं। जैसे कि अब आगे हम जब सोल्व करेंगे PYQs तब आपको पता चल जाएगा। देखो, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की मैं बात करूं, कुछ इसके बारे में बेसिक बातें बताती हूँ। ये स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। स्मॉलेस्ट कैसी, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है भाई, पिट्यूटरी। स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। 6 हार्मोन जो है पिट्यूटरी के होते हैं, 6 हार्मोन से क्या करती है, कंसिस्ट करती है। ठीक है, ये क्या होती है, हाइपोथैलेमस से अटैच होती है, अटैच्ड टू हाइपोथैलेमस। आप अपनी एनसीईआरटी बुक में डायग्राम खोल के देखो, वहां पे हाइपोथैलेमस नाम की एक टर्म है, ऊपर इसमें दे रखा है, बना के लोकेशन भी दे रखी है कहाँ पे। ठीक है, और मतलब हाइपोथैलेमस से ये अटैच होती है, मतलब जिसकी स्टोक होती है, जिसका नाम होता है प्रॉपर इनफंडिबुलम। अगर ऐसा भी पूछ लिया जाए तो आपको यही लिखा आएगा वहां पे, इनफंडिबुलम। तो आपको यहाँ पे स्टोक लाइक स्टोक कोल्ड इनफंडिबुलम, वहां पे आपको करेक्ट ऑप्शन कर देना है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी इसका एक डायग्राम बना के कि पिट्यूटरी हार्मोन की कैसे जो है इसका डिवीजन होता है। थोड़ा सा अजीब डायग्राम बना है भाई, पर कोई बात नहीं, समझ आना चाहिए बस। देखो भाई, ये जो ऊपर होते हैं इनको क्या बोला जाता है, न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। और ये क्या होता है, ये जो मैं ऊपर आपको रीजन बता रही थी, ये पूरा होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है,
ये जो होती है ये वाली, इसको बोला जाता है क्या, पोर्टल सर्कुलेशन वेन। यहाँ से जो है मतलब ये जो हार्मोन है इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। ये होती है भाई एक्सोन, जो इस साइड वाली होगी इसको बोलते हैं एक्सोन, ठीक है। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो भी ये रीजन होता है भाई, ये वाला पूरा रीजन इस साइड वाला, इसको बोलते हैं पार्स डिस्टेलिस। इस अपने लेफ्ट वाले को, लेफ्ट साइड वाले को, इसको राइट वाले को बोला जाता है पार्स नर्वोसा। क्या बोला जाता है, पार्स नर्वोसा, ठीक है। और ये जो बीच वाला होता है, ये जो लाइन आपको दिख रही है, इसको बोला जाता है पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। अब भाई आपको ये भी समझना जरूरी है कि पार्स डिस्टेलिस को क्या और दूसरे नाम से बोला जाता है, नर्वोसो का क्या नाम होता है और कितना इनका जो है कंट्रीब्यूशन होता है, कितने ये हार्मोन कंसिस्ट करते हैं, ये पता होना चाहिए। पार्स डिस्टेलिस की बात करूं भाई, इसका दूसरा नाम होता है एडिनोहाइफिस, ठीक है। मतलब ये एंटीरियर पिट्यूटरी का जो रीजन होता है वहां पे ये सिचुएटेड होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी। और ये क्या होती है, जो हमारा वो वाला रीजन होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाला। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, न्यूरोहाइफोफाइसिस, न्यूरोहाइफोफाइसिस। इसका नाम होता है एडिनोहाइफोफाइसिस, ठीक है। 75% पार्स डिस्टेलिस का कॉन्ट्रीब्यूशन, 25% पोस्ट अपना इसका पार्स नर्वोसा का, ठीक है। ये पार्स डिस्टेलिस, ये पार्स नर्वोसा। इंटरमीडिया की मैं अगर बात करूँ तो वन हार्मोन, एक हार्मोन ये कंसिस्ट करती है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। और 6 हार्मोन जो है, ये एडिनो वाला अपना इंटीरियर वाला 6 हार्मोन इसमें होता है। और अगर मैं बात करूँ पार्स नर्वोसा में तो 2 हार्मोन ये कंसिस्ट करती है सिर्फ और सिर्फ। तो ये बिल्कुल बेसिक बातें थी जो मैंने आपको यहाँ पे बताई कि भाई 3 हमारी इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होती है। पार्स डिस्टेलिस जो कि 75% रेशियो होती है, 6 हार्मोन कंसिस्ट करते हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस नाम होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी में होता है। दूसरी तरफ मैंने बताया पार्स नर्वोसा के बारे में, जो कि न्यूरो हाइपोफाइसिस जिसको बोला जाता है, 25% का इसका जो है कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। 2 हार्मोन कंसिस्ट करता है, पोस्टीरियर जो है पिट्यूटरी में प्रेजेंट होता है। बीच में होता है पार्स इंटरमीडिया जो सिर्फ एक हार्मोन को कंसिस्ट करता है, ठीक है। अब ये चीज यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा मैं उम्मीद करती हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक नाम भी बताने वाली हूँ कि भाई कौन से ये 6 हार्मोन होते हैं, कौन से ये एक हार्मोन है जो इंटरमीडिएट सीक्रेट और सिंथेसिस करता है, और ये जो 2 हार्मोन है जो कि पार्स नर्वोस है यानी कि न्यूरोहाइपोफाइसिस जो कंसिस्ट करता है या सिंथेसिस करता है, जिनका सीक्रेट और सिंथेसिस, वो कौन से हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा। फिर देखो भाई, अगर ह्यूमंस में मैं बात करूं तो पार्स इंटरमीडिया जो है ऑलमोस्ट जो पार्स डिस्टेलिस मैंने आपको बताई थी उसके साथ मर्ज्ड होता है, ठीक है। ये कुछ बेसिक बात है। अब पार्स डिस्टेलिस की मैं बात करूंगी, कितने थे, 6 हार्मोन बताए थे मैंने, राइट। एक होता है भाई इसमें ग्रोथ हार्मोन GH, जिसको मैं GH से रिप्रेजेंट करूंगी। भाई मैं पूरा नहीं लिख रही, यहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म से समझ जाना है, GH। एक होता है भाई प्रोलैक्टिन, अब मैं बताऊंगी इनके फंक्शंस क्या है। एक होता है भाई थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक होता है भाई एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन यानी ACTH। फिर हमारे पास आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फिर आता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कितने हो गए, ये 6 हो गए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ACTH, ठीक है, ये हमारे पास हो गए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पार्स इंटरमीडिया की, भाई ये 2 हार्मोन, ये एक हार्मोन सॉरी ये बीच वाली है ना, ये होती है मेलेनोसाइट, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि MSH हम इसको लिख सकते हैं। भाई बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सारे हार्मोन्स को मैं बताने वाली हूँ क्या उनका फंक्शन होता है, कैसे उनका सिक्रेशन होता है, ठीक है। तो अभी बिल्कुल अभी के लिए याद रखते चलो जो मैं बता रही हूँ सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। ये कितने हो गए, टोटल 7 हार्मोन हो गए, राइट। अब अगर मैं बात करूं न्यूरो हाइपोफाइसिस की यानी कि पार्स नर्वोसा की, न्यूरो हाइपोफाइसिस लिख दूं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं इसका दूसरा नाम बता चुकी हूँ। 2 हार्मोन कंसिस्ट करता है, कौन से, एक होता है भाई ऑक्सीटोसिन और एक होता है वैसोप्रेसिन, जिसको हम ADH भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये किसके द्वारा सिंथेसाइज्ड होते हैं भाई, जो हाइपोथैलेमस, जो मैंने पीछे आपको ड्रॉ करके बताया था, ऊपर वाली लोकेशन थी जिसकी हाइपोथैलेमस। ये किस में सिंथेसाइज होता है, हाइपोथैलेमस में, और ट्रांसपोर्ट हो जाता है कहां पे, न्यूरोहाइपोफाइसिस। किस में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ये न्यूरोहाइपोफाइसिस में। क्या बोला मैंने कि हाइपोथैलेमस में तो सिंथेसाइज होता है। आप देखो सिंथेसाइज करने वाली लोकेशन अलग है, ट्रांसपोर्टेशन वाली अलग है। तो हाइपोथैलेमस में ही क्या हो जाएगा, सिंथेसाइज हो जाएगा। और अगर मैं ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो ये कहां पे ट्रांसपोर्ट होता है, न्यूरोहाइपोफाइसिस में, यानी कि जो हमारा पार्स नर्वोसा वाली जगह है, पार्ट है, रीजन है, ठीक है, यहाँ पे होता है। अब आपको ये समझ आया होगा।
देखो भाई आगे, पिट्यूटरी का जो है प्रोटीन नेचर होता है, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड हार्मोन होते हैं, यानी मेम्ब्रेन होते हैं उसमें, ठीक है। मास्टर ग्लैंड भी पिट्यूटरी को बोला जाता है भाई। अगर मैं पिट्यूटरी की बात करूं तो इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। तो आपने देखा होगा भाई कितने इंपॉर्टेंट 6 हार्मोन, मतलब ये अपने 6 7 8 9 हार्मोन का ये सिक्रेशन करती है। 3 लोब्स होते हैं, जो कि तीनों लोब्स मैं बता चुकी हूँ। तीनों लोब्स में कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। सबसे पहले भाई इसमें बात करेंगे FSH की, जो मैंने बताया था कि अभी मैं आपको समझाऊंगी। FSH भाई ये दोनों में, ये मेल और फीमेल, ये हार्मोन दोनों जेंडर के अंदर होता है भाई, ठीक है। अब मेल की मैं बात करूं भाई, मेल में क्या काम होता है इस हार्मोन का, वो मैं आपको बताने वाली हूं। देखो, मेल में ये रेगुलेट करती है स्पर्मेटोजेनेसिस को, रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि जो स्पर्म की फॉर्मेशन की और स्पर्म के रिलीज का जो पूरा प्रोसेस होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करने का काम मेल्स में FSH का होता है, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। स्पर्म्स कहाँ पे बनते हैं? टेस्टिस में, ठीक है। टेस्टिस की जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है, आपको पता होगा, पीछे चैप्टर हमारे पास होता है, 12th क्लास में आएगा, हालांकि ये चैप्टर आगे अभी करेंगे इसको। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे होता है? टेस्टिस में। टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं वहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। तो इसको रेगुलेट कौन करता है? FSH। फीमेल में बात करूं, फीमेल में क्या रेगुलेट करती है? ये oogenesis, ठीक है। बिल्कुल ईजी है भाई याद रखना। और हालांकि oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है डिटेल में आगे रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर आएगा, वहां पे समझेंगे। oogenesis होता है ओवम का रिलीज वाला जो वो होता है प्रोसेस फीमेल में, उसको oogenesis बोला जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल देखो अपोजिट एक दूसरे के याद रह जाएगा। मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल में oogenesis FSH के द्वारा, यानी कि ओवरी। और अगर मैं बात करूं इसी के साथ भाई LH की, FSH और LH का भाई दोनों का साथ में नाम ले लिया जाता है। ये LH भी अगेन फीमेल और मेल दोनों में रिलीज होते हैं, ठीक है। क्या इनकी वर्किंग होती है? देखो, फीमेल में क्या होता है, जो ओव्यूलेशन होता है, जिस टाइम ओव्यूलेशन भाई जो 14th डे होता है, मतलब LH सर्ज जिस टाइम हो, मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भाई जिस टाइम बहुत ज्यादा पीक पे होता है, यानी कि ये माना जाता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14th डे होता है उस टाइम ओव्यूलेशन हो जाती है, ठीक है। तो उस दौरान मतलब ओव्यूलेशन किसकी वजह से होता है? LH हार्मोन की वजह से। और फॉर्मेशन जो होती है कॉर्पस ल्यूटियम की ओवरी में, वो भी किसकी वजह से होती है? फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इन ओवरी किसकी वजह से भाई? वो LH जो हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है उसकी वजह से। मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा एक चार्ट आता है रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, वो मैं बताऊंगी आपको। और अगर मेल्स में मैं बात करूं तो ये क्या करता है, किस पे? जो लेडिक सेल्स होते हैं भाई, जो कि टेस्टीज में होते हैं मेल के, उस पे एक्ट करता है और स्टिमुलेट और सिंथेसाइज करता है किसको? मेल सेक्स हार्मोन। कौन सा होता है? जो कि एंड्रोजन, ठीक है। ये होता है हमारे पास। तो और इन दोनों को मिलाकर LH और FSH को दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है? गोनेडोट्रोफिन, गोनेडोट्रोफिन इनको बोला जाता है। तो मैंने आपको FSH और LH समझा दिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे TSH की। मतलब TSH का क्या फंक्शन होता है भाई? ये सिंथेसाइज और रेगुलेट करता है थायराइड हार्मोन्स को। अब वो मैं आपको आगे बताऊंगी, थायराइड हार्मोन्स का पूरा। पैराथायराइड और थायराइड बिल्कुल अलग हमारे पास टॉपिक है, वो मैं आपको जो है अभी थोड़े टाइम में बताऊंगी, ठीक है। तो TSH आपको पता चल जाना चाहिए भाई, थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस और सिक्रेशन जो कराता है। ACH है, तो ACTH जो मैंने आपको बताया था, ACTH ये स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं जिनको ग्लूकोकोर्टिकोइड्स बोला जाता है। एड्रेनल कोर्टेक्स, ये भी वहां पे आपको पता समझा दूंगी मैं, एड्रेनल वाला जब हम एड्रेनल ग्लैंड पढ़ेंगे वहां पे इस हार्मोन के बारे में डिस्कस कर लेंगे। इसको डिस्कस करेंगे हम थायराइड वाले टॉपिक में। अब PRL प्रोलैक्टिन रिलीजिंग जो हमारे पास हार्मोन होता है, और एक होता है जिसको हम दूसरा नाम इसका क्या होता है? मेमोट्रोफिन हार्मोन्स, या इसको हम लैक्टोजेनिक भी बोल सकते हैं। इसका क्या काम होता है भाई? जो मेमरी ग्लैंड की ग्रोथ होती है, यानी कि जो ब्रेस्ट की ग्रोथ होती है फीमेल्स में, और जो फॉर्मेशन होती है मिल्की इन देम, वो इस हार्मोन के कारण होती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ GH यानी ग्रोथ हार्मोन की, या फिर इसको क्या बोलते हैं? सोमेसोस्टेटिन हार्मोन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सोमेसोस्टेटिन हार्मोन, यानी कि STH, ठीक है। इसको ये भी बोला जाता है, यानी GH और STH। तो ये क्या करता है भाई? ये जो फिजिकल ग्रोथ होती है, आपको पता होना चाहिए भाई, ग्रोथ हार्मोन। कई बार आपने ये चीज सुनी होगी, ये बोल देते हैं कि भाई इसकी हाइट कम रहेगी, इसकी ज्यादा हो गई, भाई ये ग्रोथ हार्मोन के कारण होता है। ये क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं प्रोटीन के सिंथेसिस को। कौन सा प्रोटीन? यानी एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म का मतलब होता है प्रोटीन के सिंथेसिस के प्रोसेस को हम एनाबोलिज्म बोलते हैं, ठीक है।
और जो ग्रोथ हार्मोन है वो डिक्रीज होते हैं जब सेलुलर अपटेक होता है किसका, ग्लूकोज का, ठीक है, यानी कि डायबेटोजेनिक ये हार्मोन होते हैं। अब अगर मैं बात करूँ अगर डेफिशिएंसी हो किसकी, ग्रोथ हार्मोन की, अब ये थोड़ा समझ रहे हैं क्योंकि इसमें आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो। चाइल्डहुड में यानी बचपन में अगर डेफिशिएंसी हो ग्रोथ हार्मोन की तो उसकी जैसे क्या होता है, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, यानी कि हाइट कम रहती है, जिसका नाम होता है एटिलियोसिस, एटिलियोसिस यानी पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। अगर एक्सेस सिक्रेशन हो जाए चाइल्डहुड में तो उस कंडीशन में क्या होता है, जायजेंटिज्म, यानी कि आपने देखा होगा काफी जो उनके हाथ पैर लिम्स वगैरह बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, हाइट बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। और अडल्ट में अगर एक्सेस में हो जाए इन अडल्ट तो उसमें क्या होता है, एक्रोमिजली, एक्रोमिजली। इसमें क्या होता है, मतलब गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस, बहुत जाइंट अपीयरेंस हो जाती है, गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस, ठीक है, ये होता है। अब मैं अगर ऑक्सीटोसिन की बात करूं, भाई जो अपना ऑक्सीटोसिन होता है ये किसके द्वारा सिंथेसाइज होता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा, और रिलीज होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस में। अब ये टर्म आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। ये स्मूथ मसल्स जो होती हैं उन पे एक्ट करता है ऑक्सीटोसिन, एक्ट्स ऑन, जितनी भी स्मूथ मसल्स होती हैं उसके ऊपर एक्ट करता है ऑक्सीटोसिन, और उनके कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। देखो फीमेल्स में ये स्टिमुलेट करता है विगरियस कॉन्ट्रैक्शन को, किसकी विगरियस कॉन्ट्रैक्शन, जो यूट्रस की होती है। जब चाइल्ड बर्थ यानी डिलीवरी का जब टाइम आता है तो उस दौरान बहुत सारे मतलब काफी अमाउंट में ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है ताकि वो क्या कर सके, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट कर सके, ठीक है। और जब मिल्क इंजेक्शन का टाइम होता है मेमरी ग्लैंड से जब होता है उस टाइम भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। और मैं नेक्स्ट बात करूं एडीएच की, यानी कि जिसको वैसोप्रेसिन भी हम बोलते हैं, ये अगेन ये सिंथेसाइज होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा, रिलीज होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस में। ये एक्ट करता है किडनी के ऊपर भाई, और स्टिमुलेट करता है रिजोर्प्शन किसका, वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट का डिस्टल ट्यूबल्स के द्वारा, ठीक है। इसका मतलब क्या फंक्शन होता है भाई, ये रिड्यूस करता है लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, इसलिए इसको वैसोप्रेसिन भी बोल सकते हैं। और अगर भाई हाइपोसिक्रेशन हो जाए एडीएच का, हाइपोसिक्रेशन का मतलब होता है कि सिक्रेशन कम हो एडीएच हार्मोन का, तो वहां पे उस कंडीशन में क्या बोल जाता है, डायलिसिस हो जाता है, यानी कि डायबिटीज इंसिपिडस। भाई दो टर्म आती है, एक होता है डायबिटीज मेलिटस, एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस। इंसिपिडस क्या होती है, यानी डायलिसिस की कंडीशन, यानी कि जब वाटर का लॉस ज्यादा हो थ्रू यूरिन, किसके हाइपोसिक्रेशन के कारण, एडीएच के हाइपोसिक्रेशन के कारण, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी अब थायराइड ग्लैंड की, पिट्यूटरी हो गया है, अब थायराइड ग्लैंड की बात करेंगे। पिट्यूटरी भाई मैंने काफी नो के नो हार्मोन आपको बता दिया काफी डिटेल में, उनके तीनों लोब्स के बारे में क्या कुछ बोला जाता है। उससे पहले मैं और उसका बेसिक आपको बता चुकी थी चैप्टर का काफी सारा। भैया बाइलोब्ड होता है थायराइड ग्लैंड, बाइलोब्ड का मतलब होता है जिसके पास दो लोब्स हो, ठीक है। एच शेप का या फिर बटरफ्लाई शेप का आप इसको बोल सकते हो। थायराइड ग्लैंड जो होता है लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी और हमने पीछे किया था वो कैसा था भाई, वो स्मॉलेस्ट ग्लैंड था, और थायराइड क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है। पिट्यूटरी क्या था, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, और ये क्या है, थायराइड लार्जेस्ट। देखो भाई मैं यहाँ पे एक आपके पास कुछ डायग्राम बना के दिखा देती हूँ।
भाई ये डॉट डॉट ऐसे होते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये डॉट डॉट लगाने का मेरा मकसद था। देखो अब इसकी लेबलिंग करते हैं भाई। ये जो होता है, ये अंदर वाली, ये होती है फॉलिकुलर कैविटी। मैंने क्यों बना के दिखाया है, क्योंकि अब आगे जो है मैं इनका आपको इसके रिगार्डिंग ही कुछ समझाऊंगी तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये फॉलिकुलर कैविटी, ये होते हैं फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है। ये इस पूरे को बोला जाता है, जो ये है थायराइड फॉलिकल, क्या बोला जाता है, थायराइड फॉलिकल। और जो ये होते हैं इनको बोला जाता है पैराफोलिकुलर सेल्स। क्या बोलते हैं हम इसको, पैराफोलिकुलर सेल्स इसको बोला जाता है। यानी कि ये क्या रिलीज करते हैं, क्या सिक्रेट करते हैं, थायरोकैल्सिटोनिन, यानी कि TCT, ठीक है, TCT। इसकी मैं अगर बात करिए, जो होता है ये नॉर्मल हमारा होता है स्ट्रोमल टिश्यू, और ये होती हैं भाई क्या, ब्लड वेसल्स। ये क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। तो ये आपको याद रखना है, क्या फॉलिकुलर कैविटी होती है, ये फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, ये थायराइड फॉलिकल होता है, ये पैराफॉलिकुलर सेल्स होते हैं, ये क्या रिलीज करते हैं, TCT सिक्रेट करते हैं, ये ब्लड वेसल्स होती है, ये क्या होता है, स्ट्रोमल टिश्यूज होता है। अब आगे देखो, थायराइड ग्लैंड क्या होता है भाई, थायराइड ग्लैंड किससे मिलके बना होता है, फॉलिकल्स प्लस स्ट्रोमल टिश्यू, फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यू से मिलके बना होता है थायराइड ग्लैंड। यानी कि जो फॉलिकुलर सेल्स हैं वो एनक्लोज करते हैं इस कैविटी को, जो मैंने पीछे अभी डायग्राम में बनाया था। और ये दो उसको हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं, T4 यानी टेट्रा आइडोथायरोनिन, एक होता है T3 ट्राई आइडोथायरोनाइन। क्या बोला मैंने, टेट्रा आइडोथायरोनाइन, और एक होता है ट्राई आइडोथायरोनाइन, यानी T4 एंड T3, ठीक है, ये दोनों होते हैं। और T3 और T4 दोनों कैसे होते हैं, थायराइड हार्मोन होते हैं, जो कि सिंथेसाइज होते हैं थायरोसिन नाम के अमाइनो एसिड से, थायरोसाइन नाम के अमाइनो एसिड से, जो पीछे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया भी था। T4 भाई ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, यानी 80% ज्यादा प्रोड्यूस होता है T3 के कंपैरिजन में। T3 ज्यादा रिएक्टिव होता है भाई, जो कि ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होगी, ट्रेस यानी कि कम अमाउंट में, वो आपको समझ लेना है कि वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। लार्जेस्ट टिश्यू में मैं बात करूँ तो T4 टू T3 बाय रिमूविंग आयोडीन मॉलिक्यूल। T4 जो है T3 में कन्वर्ट हो जाता है आयोडीन मॉलिक्यूल को रिमूव करके। अगर डेफिशिएंसी हो जाए भाई, आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है, आपने सुना होगा आयोडीन वगैरह जो नमक में बोलते हैं कि अच्छी मात्रा में लेना चाहिए, अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन सी डिसीज होती है, यानी उसको बोला जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म बोला जाता है। और एनलार्जमेंट हो जाए अगर थायराइड ग्लैंड की, तो उसको बोला जाता है सिंपल गोइटर। गोइटर का क्या मतलब होता है भाई, सिंपल गोइटर की एनलार्जमेंट हो जाती है थायराइड ग्लैंड की। ठीक है, थायराइड ग्लैंड जो है सिंपल गोइटर में कैसे हो जाते हैं भाई, कोलर लाइक हो जाते हैं। और जो थायरोक्साइन की सिक्रेशन है हार्मोन की, वो कम हो जाएगी। BMR होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट भाई, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो भी कम हो जाता है एक इंडिविजुअल का, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कंडीशन होती है सिंपल गोइटर की। थायराइड हार्मोन के फंक्शन की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, मैं यहीं पे लिख देती हूँ, थायराइड हार्मोन के क्या क्या फंक्शन होते हैं भाई। एक तो ये BMR को रेगुलेट करते हैं, ये भाई आपको याद ही करने से याद होंगे, ठीक है, इनका कोई वो नहीं समझाया जाए कुछ अलग अलग चीजें, ये बार बार पढ़ोगे NCERT से याद होते चले जाएंगे, PYQs ऐसे सोल्व हो जाएंगे। रेगुलेट करते हैं BMR को, कंट्रोल करते हैं भाई मेटाबॉलिज्म किसका, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, फैट के और किसके, प्रोटीन के। ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये इंक्रीज करते हैं, ठीक है, ग्लूकोज का जो लेवल है ब्लड में उसको इंक्रीज करते हैं। RBC की प्रोडक्शन भाई, यानी रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। और भाई एक्सेलरेट करते हैं फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल ग्रोथ। भाई आपने कई बार देखा होगा कि आप किसी कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है बॉडी में, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपका हमेशा थायराइड का टेस्ट भी साथ में करते हैं, ठीक है। नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ, थायराइड का टेस्ट भी साथ में किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि भाई ये इंटरलिंक होती है फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल ग्रोथ से किसी भी इंडिविजुअल की। तो थायराइड हार्मोन का जो बैलेंस रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वरना काफी सारे इम्बैलेंस हार्मोन्स में और मतलब ऐसे जो मॉर्फोलॉजिकली देखे जा सके ऐसे इम्बैलेंस देखने को मिल सकते हैं बॉडी में। मेंटेन करता है किसका लेवल, वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट का बॉडी में, ठीक है।
और जो एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, जो कि अब आगे हम पढ़ेंगे कौन से हार्मोन होते हैं वो क्या होता है इसमें, इसको भी ये रेगुलेट मतलब इसके जो एक्शन को इंक्रीज रखता है कि अच्छा खासा हो। मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट रखता है भाई फीमेल्स में। याद रखना है कि थायराइड क्या होता है भाई, आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओगे, आप कुछ भी अगर आपको इम्प्रॉपर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है मतलब इरेगुलर है बेसिकली, तो वहां पे आपका थायराइड टेस्ट भी साथ में किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये किससे जुड़ी होती है, ये हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करता है, दैट इज वाई। ठीक है, अब भाई मैं आपको एक डिसीज बताने वाली हूँ, क्या, क्रिटिनिज्म। क्या होता है भाई, हाइपोसिक्रेशन थायराइड ग्लैंड का, मतलब कि हाइपोसिक्रेशन मतलब कम सिक्रेशन होना चाइल्ड स्टेट में थायराइड हार्मोन का, उसके वजह से क्रिटिनिज्म होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, क्रिटिनिज्म में हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोसिस, अगर प्रेगनेंसी के दौरान भाई अगर थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाए तो वो क्या करता है, क्या इफेक्ट पड़ता है फीटस पे भाई, उसकी डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट में कमी आ जाती है, यानी डिफेक्टिव डेवलपमेंट हो जाती है, और जो मैचुरेशन होनी चाहिए ग्रोइंग बेबी की उसमें हिंड्रेंस आ जाती है, मतलब उसमें कमी आ जाती है। स्टंटेड ग्रोथ यानी ग्रोथ कम हो जाएगी भाई। मेंटल रिटार्डेशन यानी दिमागी जो संतुलन होना चाहिए, दिमाग की जो डेवलपमेंट होनी चाहिए, जो न्यूरॉन्स वगैरह अच्छे से काम करने चाहिए, उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। लो इंटेलिजेंस, ऑब्वियसली भाई मेंटल रिटार्डेशन से इंटेलिजेंस कनेक्टेड है। एबनॉर्मल स्किन होगी उसकी। डीफ म्यूटिज्म यानी कि मतलब गूंगा और बहरा होने के भी उसमें क्या होते हैं, मतलब गूंगा और जो अपना, हाँ बहरा, डिफिज्म, डीफ मतलब बहरा ही होता है, ठीक है, वो भी हो सकता है। दूसरी मैं डिसीज की बात करूं, कौन सी होती है, माइक्सोइडिमा, यानी कि गर्ल्स डिसीज भी जिसको बोलते हैं, GULLS, ये वाली गर्ल्स, ठीक है, वो गर्ल्स वाली नहीं, गर्ल्स डिसीज। इसमें क्या होता है भाई, लो सिक्रेशन होता है थायराइड हार्मोन का अडल्ट स्टेज में। अडल्ट स्टेज में देखो यहाँ पे क्रिटिनिज्म होता है चाइल्ड स्टेज में, जो भी मैंने अब आपको बताया कि चाइल्ड स्टेज में अगर ऐसा हो जाए, यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फीमेल की प्रेगनेंसी के दौरान जो फीटस पे इफेक्ट पड़ते हैं कम सिक्रेशन के, ये अगर अडल्ट स्टेज में गर्ल्स डिसीज होती है, मतलब कि क्या होगा इसमें, ओबेसिटी इसका एक सिम्टम होता है। ठीक है, BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाएगी, ब्लड प्रेशर भाई कम होगा, लो BP। ठीक है, ओइडिमा, ओइडिमा क्या होता है भाई, देखो ऐसे सूज, ऐसा लगता है भाई इतनी फूल जाती है, मतलब किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी फूल सी जाती है। ठीक है, ये स्वेलिंग होती है एक प्रकार की, लेकिन इसमें पेनफुल स्वेलिंग नहीं होती बेसिकली ओइडिमा। ठीक है, लैक, और भाई अलर्टनेस की लैक, मतलब ध्यान नहीं रहता काफी चीजों, मतलब ऑटोमेटिक, ऐसा नहीं कि भाई इंडिविजुअल की खुद की मर्जी से, मतलब उनको नहीं पता चलता, उनकी अलर्टनेस कम हो जाती है। तो इन दोनों डिसीज में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अब एक और डिसीज की मैं यहाँ पे बात करूंगी जिसका नाम है ग्रेव्स डिसीज। कौन सी डिसीज है भाई, एक होती है भाई ग्रेव्स डिसीज। ठीक है, ये क्या होती है, मतलब कि एक्सोप्थेल्मिक गोइटर भी आप इसको बोल सकते हो, यानी कि क्या मतलब है इसका, एनलार्जमेंट होना थायराइड ग्लैंड का। क्या क्या सिम्टम्स है भाई, क्या क्या आपको देखने को मिल सकता है इसमें, वेट लॉस होगा, रेस्टलेसनेस होगा यानी बेचैनी, ठीक है, बेचैनी रहना, और प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल का प्रोट्रूजन, मतलब कि वो मतलब इरेगुलर हो जाती है, मतलब काफी जो आई बॉल होती है, मतलब ऐसे किसी भी डायरेक्शन में अजीब सा उनका प्रोट्रूजन, मतलब घूम जाना। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, मतलब वो ग्रेव्स डिसीज में होता है एक केस। स्वेटिंग होना भाई, ज्यादा पसीना आना, BMR बढ़ना, हार्ट रेट बढ़ी रहना। ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म यानी कि थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा होना, उस कंडीशन में ग्रेव्स डिसीज होती है। मैं उम्मीद करती हूँ अब आपको समझ आया होगा। अगर भाई थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो जाए, उसकी वजह से थायराइड हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि उस कंडीशन को हम हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं, और वो बॉडी फिजियोलॉजी को बहुत बेकार तरीके से क्या करता है, अफेक्ट भी करता है। मैं आपको पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में बताऊं, यानी PTH, इससे जुड़ा, हमारे थायराइड ग्लैंड से जुड़ा, तो ये टॉपिक मैं यही बता देती हूँ। PTH, पैराथायरॉयड ग्लैंड, ये प्रोटीन का नेचर का होता है। 4 पैराथायरॉयड हार्मोन प्रेजेंट होते हैं भाई थायराइड ग्लैंड के पीछे की साइड, पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है, यानी थायराइड ग्लैंड अगर आगे की साइड बट, तो इनके पीछे दो में होते हैं, यानी 4 होते हैं ये। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, पेप्टाइड हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, यानी पैराथायरॉयड हार्मोन से होते हैं। इनको हम थ्रोमोन भी बोल सकते हैं और कोलिप्स हार्मोन भी बोल सकते हैं। ये भी आपके पास लिखा सकता है, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि भाई कोलिप्स हार्मोन आपकी कोई एंजाइटी टर्म नहीं, तो मैं आपको बता देती हूँ, पैराथायरॉयड हार्मोन का दूसरा नाम होता है कोलिप्स हार्मोन। ठीक है, ये क्या करते हैं भाई, क्या काम होता है पैराथ्रोमोन का, ये रेगुलेट करते हैं कैल्शियम और फोस्फेट के बैलेंस को ब्लड में, और जो भी जितने भी टिश्यूज होते हैं उनमें। ये थायरोकैल्सिटोनिन, जो TCT मैंने आपको पीछे बताया था, थायरोकैल्सिटोनिन के साथ साथ ये क्या करते हैं, कैल्शियम बैलेंस भी बनाए रखते हैं बॉडी में। ठीक है, PTH और जो थायरोकैल्सिटोनिन यानी जो थायराइड हार्मोन में हमने पढ़ा था, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ब्लड कैल्शियम लेवल के लिए। ठीक है,
तो इसके कुछ क्या क्या फंक्शन होते हैं भाई। पीटीएच जो है वो कैल्शियम लेवल को ब्लड में बढ़ा देता है, यानी हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन इसको बोलते हैं। हाइपर कैल्शियमिक क्या होगा भाई, हाइपर का मतलब जहां पे भी आ जाए यानी इसका मतलब ज्यादा, यानी कैल्शियम का सिक्रेशन ज्यादा, और हाइपो जहां पे भी टर्म आ जाए यानी कि कम, ठीक है, उसका कम होना सिक्रेशन। और ये मेंटेन करता है प्रॉपर कैल्शियम लेवल को, यानी जिसका नाम होता है, जिसको हम बोलते हैं होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस ये कुछ जो है साइंटिफिक टर्म्स हैं, होम्योस्टेटिस, ठीक है। और कंबाइन फंक्शन पैराथ्रोमोन का, थायरोकैल्सिटोनिन का और विटामिन D3 का, ठीक है, ये भी इसका काम होता है। पीटीएच जो होते हैं भैया बोन के ऊपर एक्ट करते हैं, यानी बोन रिजॉर्प्शन का काम करते हैं, यानी कैल्शियम के रिजॉर्प्शन का, ठीक है, रेनल ट्यूबल्स के द्वारा। और ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं डाइजेस्टेड फूड से भी। बेसिकली ये कैल्शियम से जुड़े होते हैं भाई पैराथायरॉयड हार्मोन। जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा ये कैल्शियम से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म होती है टेटनी, ये डिसीज है बेसिकली। टेटनी में क्या होता है भाई, लो सिक्रेशन होता है पीटीएच का, इसमें कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, यानी हाइपोकैल्सीमिया हम इसको बोलते हैं। इसमें मतलब सडन या फिर वाइल्ड या सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन आप बोल सकते हो मसल और फेस में, हैंड, या मतलब एकदम से क्रैम्प्स होना, बहुत फ्रिक्वेंटली क्रैम्प्स होना, ठीक है, काफी सडन और एकदम से बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंटली वाइल्ड बेकार तरीके से क्रैम्प्स होना, वो टेक्निक को दर्शाता है, यानी कि कैल्शियम का सिक्रेशन कम होना, यानी हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है भाई, ऑस्टियोपोरोसिस हाइपर कैल्शियमिया ये इसके अपोजिट होती है, उसमें ज्यादा कैल्शियम का जो है क्या होता है सिक्रेशन हो जाता है, कैल्शियम लेवल इसमें ज्यादा बढ़ जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस में भाई जो बोन्स है ना वो पोरस हो जाते हैं, यानी उसमें छिद्र से हो जाते हैं, जिसकी वजह से काफी वीक हो जाती हैं बोन, जल्दी से फ्रैक्चर वाली कंडीशन आने लगती है, ठीक है, बहुत कमजोर हो जाती है बेसिकली बोन्स वगैरह, ठीक है। उम्मीद है अब आपको ये चीज समझ आई होगी। दोनों हार्मोन मैंने आपको बता दिए हैं। पेनक्रियाज में अब बताने वाली हूं आपको। ठीक है, पेनक्रियाज में क्या होता है भाई, एक तो सबसे पहले मिक्स्ड ग्लैंड होती है, ठीक है, मिक्स्ड ग्लैंड होती है, यानी एक्सोक्राइन नेचर भी होता है और एंडोक्राइन नेचर भी होता है, दोनों नेचर होता है इसका, ठीक है। एंडोक्राइन में अगर मैं बात करूं तो ये क्या सिक्रेट करती है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहिंस नाम का यहाँ पे आपके पास एनसीईआरटी की बुक में दे रखा पैराग्राफ में। इसका नेचर कैसा होता है, एंडोक्राइन, जो कि सिर्फ 1 to 2% पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करती है। एक्सोक्राइन की बात करूं यानी पेनक्रियाटिक एसिनी, ये कैसे होती है भाई, एक्सोक्राइन नेचर होता है, जो 98 to 99% पार्ट इसका कॉन्स्टिट्यूट करता है। पेनक्रियाटिक एसिनी का क्या काम होता है भाई, ये डाइजेस्टिव एंजाइम जितने भी होते हैं उनको सिक्रीट करती है पेनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का क्या काम होता है, ये हार्मोन को सिक्रीट करती है जो कि ब्लड के द्वारा कैरी किए जाते हैं, यानी 1 to 2 मिलियन ये नंबर में होती हैं, ठीक है। ये दो में डिवाइड होती है भाई, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। अल्फा ग्लूकागोन को सिक्रेट करता है भाई, ग्लूकागोन अल्फा, ये आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, और बीटा की मैं बात करूँ तो ये किसको, इंसुलिन को। ग्लूकागोन और इंसुलिन भाई दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, दोनों रेगुलेट करते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल को, बस इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज लेवल को कम कर देता है, ग्लूकागोन इंक्रीज कर देता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को, यानी कि ग्लूकोज के फॉर्मेशन को, ठीक है। और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है बेसिकली। ये भाई लीवर सेल्स पे एक्ट करते हैं, जिसको हम हेपेटोसाइट्स भी बोलते हैं। सेलुलर जो ग्लूकोज अपटेक होता है उसको ये बंद कर देते हैं और उसके यूटिलाइजेशन को स्टिमुलेट करते हैं। ग्लाइकोजेनोलाइसिस यानी कि ब्लड शुगर लेवल का इंक्रीज होना, जिसको हम हाइपरग्लिसमिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब भाई मैं आपको यहाँ पे 4 टर्म लिख रही हूँ, वो 4 टर्म आपको बिल्कुल अच्छे से रट जानी है, वो याद रख लेनी है। एक होता है भाई ग्लूकोजेनेसिस, एक होता है ग्लाइकोजेनेसिस, एक होता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस, एक होता है भाई ग्लूकोजेनेसिस। देखो भाई इस ग्लूकोजेनेसिस में क्या होता है, इंक्रीज होना, यानी कि जेनेसिस का मतलब होता है भाई फॉर्मेशन होना, तो यानी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में ये क्या होता है, फॉर्मेशन होती है, इसकी इंक्रीज होता है लेवल को इंक्रीज। ग्लाइकोजेनेसिस की मैं बात करूं तो ये ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में
ठीक है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस की बात करूं, लाइसिस का मतलब होता है भाई ब्रेक डाउन, ठीक है। जैसे यहाँ पे जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन। ये क्या करता है भाई, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन कर देता है ग्लूकोज में और इंक्रीज करता है, ठीक है, ब्रेक डाउन होना। और ग्लूकोजेनेसिस की मैं बात करूं तो ये ग्लूकोज फॉर्म होता है, मतलब और जो भी अदर अमाइनो एसिड होते हैं या फिर लैक्टिक एसिड जिसको आप बोल सकते हो, किसी और सब्सटेंस से ग्लूकोज की फॉर्मेशन होना है, इंक्रीज होना। तो ये 4 टर्म थी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पता होना चाहिए। अब मैं थोड़े से इंसुलिन के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये क्या करते हैं, ग्लूकोज लेवल को कम कर देते हैं, ठीक है, ग्लूकोज के लेवल को कम कर देते हैं। लीवर, सेल और एडिपोज टिश्यूज वगैरह पे ये काम करते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस को स्टिमुलेट करते हैं। अब ग्लाइकोजेनेसिस मैंने यहाँ पे लिख रखा है, क्या होता है भाई, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनना, ठीक है। रिड्यूस कर देते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस को। ग्लूकोनियोजेनेसिस जो लीवर में होता है उसको क्या कर देते हैं, ये रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। और इंसुलिन की सिक्रेशन अगर लो हो तो उसको हम हाइपर सिक्रेशन बोलते हैं। उस कंडीशन में ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाते हैं, यानी हाइपरग्लिसेमिक की कंडीशन हो जाती है। अब अगर भाई ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होगा तो उस दौरान कौन सी डिसीज होती है भाई, मैं आपको बता देती हूँ, डायबिटीज मेलिटस। जो मैं आपको ऊपर एक बात बताई थी, डायबिटीज इंसिपिडस, जिस टाइम मैंने आपको समझा था, मैंने कहा था कि इंसिपिडस और मेलिटस आगे एक टर्म आएगी, एक डिसीज और आएगी, ये दोनों बिल्कुल अलग है, ठीक है। आपको याद रखना है, ये डिफरेंस खुद याद रखोगे। आपकी डायबिटीज इंसिपिडस जो थी, क्या थी, लॉस होना वाटर का यूरिन के थ्रू, उसको इंसिपिडस बोलते हैं। और अगर मेलिटस की मैं बात करूं, ये जो इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज का लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। मतलब कि क्या होता है भाई, इसमें ये ग्लाइकोसूरिया और कीटोनूरिया दो टाइप की होती है कि भाई एक में ग्लाइकोसूरिया में तो यूरिन के थ्रू ग्लूकोज का लॉस होता है, ग्लूकोज पास होता है, मतलब बेसिकली ग्लूकोज की जो बॉडी। एक में कीटोनूरिया में कीटोन बॉडीज, ठीक है, ये एब्सेंट होते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस में ग्लाइकोसूरिया और कीटोनूरिया वाली कंडीशन नहीं होती, बस यही डिफरेंस होता है डायबिटीज मेलिटस में और डायबिटीज इंसिपिडस में, कि मेलिटस में ग्लाइकोसूरिया और कीटोनूरिया वाली कंडीशन हो जाती है, ठीक है। दो टाइप की डायबिटीज होती है भाई, एक होता है टाइप 1 डायबिटीज, एक होता है टाइप 2 की डायबिटीज। टाइप 1 की डायबिटीज की मैं बात करूं तो ये क्या होता है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर रखते हैं भाई, खुद से ही हो जाता है। इसमें बीटा सेल्स जो होते हैं ना, वो मैं बता रही थी, बीटा और अल्फा, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उसमें, और इंसुलिन का लेवल ब्लड में कम हो जाता है। टाइप 2 की मैं बात करूं तो ये इंसुलिन पर डिपेंड ही नहीं करती भाई, ये वाली डायबिटीज, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं एड्रेनल ग्लैंड की, एड्रेनल मेडुला, ये दो में डिवाइड होता है भाई। एड्रेनल ग्लैंड दो पार्ट होते हैं इसके, एक होता है भाई एड्रेनल मेडुला वाला और एक होता है एड्रेनल कोर्टेक्स, दो इसके पार्ट होते हैं। ये क्या करता है, सिक्रीट करता है अमाइन नेचर, ठीक है, ये स्टीरॉयड नेचर का होता है, ये अमाइन नेचर का होता है, अमाइनो एसिड, और ये कैसा होता है, स्टीरॉयड नेचर का होता है, एड्रेनल कोर्टेक्स। मेडुला की बात करूं, दो हार्मोन को ये क्या करता है, सिक्रीट करता है। कौन सा, एक होता है भाई एड्रेनलिन, या जिसको आप बोल सकते हो एफिनेफ्रिन, दूसरा होता है नोरेफिनेफ्रिन या फिर नॉन एड्रेनलिन। ये दो टाइप के ये होते हैं। इन दोनों हार्मोन्स को भाई स्ट्रेस हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन या फिर हार्मोन्स ऑफ फाइट या फ्लाइट बोला जाता है। ये हार्ट, स्केलेटन, स्मूथ मसल्स या ब्लड वेसल्स या फैट सेल्स के ऊपर आप बोल सकते हो, उसके ऊपर ये काम करते हैं। एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हार्मोन नहीं होते, मतलब कि अपोजिट नहीं होते, अलग अलग काम होते हैं। नोट अंडर, ना ये पिट्यूटरी ग्लैंड के अंडर काम करते। इसके इफेक्ट सुन लो भाई, मैं ऐसे ही बता रही हूँ। देखो, अगर भाई डर की स्थिति में आप ये सोच सकते हो कि डर या स्ट्रेस, जब भी आपको पैनिक अटैक वगैरह, जब भी कुछ भी ऐसी दिक्कत होती है तो उस कंडीशन में क्या आपकी बॉडी सिम्टम्स देती है भाई, आपकी ब्रीदिंग रेट, हार्ट रेट बढ़ जाता है, जो हार्ट की कॉन्ट्रेक्शन की स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है, आपको पसीना आने लगता है, प्यूपिल डायलेशन, एकदम से जो आपकी प्यूपिल होती है आंख की, ये बिल्कुल बहुत ज्यादा इसमें डायलेशन हो जाता है, बढ़ जाती है, मतलब काफी चौड़ी हो जाती है। आपके रोंग, कहते हैं ना भाई रोंगटे खड़े होना, उसको बोलते हैं पाइलो इरेक्शन, टर्म बोलते हैं रेजिंग ऑफ फेयर्स। ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होता है भाई उस कंडीशन में, यानी कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो ज्यादा हो जाता है। स्टिमुलेट करता है किसके ब्रेक डाउन को, लिपिड और प्रोटीन का भी ब्रेक डाउन होता है, यानी जिसकी वजह से लाइपोलाइसिस और प्रोटियोलाइसिस कंडीशन होती है। सलाइवेशन और पेरिस्टाल्सिस को कम कर देता है। पेरिस्टाल्सिस का क्या मतलब होता है कि भाई जो बाउल वाला जो सिस्टम होता है, ठीक है, उसको भी कम। देखो, आपने कभी सुना होगा कि जब भी डर की स्थिति या कुछ भी ऐसा कंडीशन होता है तो आपके पेट में एक हलचल सी महसूस होती है, क्योंकि भाई ये डायरेक्ट उसको अफेक्ट करते हैं। आपके पेरिस्टाल्सिस की जो मूवमेंट होती है ये उसको अफेक्ट करते हैं किडनी में। सलाइवेशन, आपका एकदम से गला सूखना, ठीक है, गला सूख जाता है। लाइपोलाइसिस में अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या होता है, लाइपोलाइसिस वगैरह में आपका ग्लूकोजन का जो लेवल है वो कम हो जाता है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस होती हैं। एड्रेनल कोर्टेक्स की बात करूं तो भाई 3 लेयर होती हैं इसकी, स्टीरॉयड नेचर होता है। कोर्टिकोइड्स नाम के हार्मोन जो है ये क्या करता है,
स्टिमुलेट और सिंथेसाइज करता है, जिसमें सबसे पहला होता है मिनरल कोर्टिकोइड्स। मिनरल कोर्टिकोइड क्या करता है भाई, बैलेंस करता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को, ठीक है। मेन इसका जो मिनरल कोर्टिकोइड का हार्मोन होता है वो होता है एल्डोस्टेरोन, ठीक है। कौन सा होता है भाई, एल्डोस्टेरोन, जो कि क्या स्टिमुलेट करता है कि भाई वो जो सोडियम और वाटर का रिजॉर्प्शन। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूंगी ग्लूकोकोर्टिकोइड की, जिसका मेन हार्मोन होता है भाई कोर्टिकोइड्स। कोर्टिकोइड को भाई क्या बोला जाता है, लाइफ सेविंग हार्मोन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है ऐसा, क्योंकि ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन होता है, यानी इन्फ्लेमेशन के जो अपोजिट काम करता है। आरबीसी की फॉर्मेशन इसकी वजह से होती है, ठीक है। अब भाई मुझे लगता है मैंने काफी सारा जो है मोस्ट ऑफ द चैप्टर मैंने आपका भाई कवर करा दिया है, बहुत सारे ग्लैंड मैंने आपको बता दिए हैं। अब मेरे को लगता है कि भाई हमें क्वेश्चन की तरफ मूव करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन से ही अब हम कुछ और नया कंसेप्ट आएगा या कुछ भी और चीजें आएंगी, वहां से अब हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलो भाई अब मैं बिना देरी के डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करती हूँ। अब देखो मैंने बहुत सारी चीजें समझा दिया, तो मुझे लगता है काफी सारे क्वेश्चन जो इसी में कवर हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या था, मैच करना था हमें, ठीक है। अब ये आपको पता होना चाहिए भाई, मैंने चारों हार्मोन आपको बता दिए हैं, तो फर्स्ट का जो करेक्ट ऑप्शन वो बी होगा, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से क्या होता है भाई, डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। थायराइड ग्लैंड की वजह से क्या होगा भाई, डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। तो एड्रिनल ग्लैंड की वजह से क्या होगा भाई, एडिसन्स डिसीज, और डी यानी कि पेनक्रियास के कारण क्या होता है भाई, ग्रेव्स डिसीज, यानी बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। देखो ग्रेव डिसीज क्या होती है, मैं इन डिसीज के बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ। ग्रेव डिसीज मैंने आपको लेके बताई थी, लैक्सेस सिक्रेशन हो जाता है थायराइड हार्मोन का, यानी T3 और T4 का। डायबिटीज मेलिसन किसकी वजह से होता है भाई, हाइपोसिक्रेशन, यानी कम सिक्रेशन होना इंसुलिन का बेटा सेल से जो पेनक्रियास में होते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस किसकी वजह से होती है, हाइपोसिक्रेशन हो जाता है एडीएच यानी वेसोप्रेसिन का पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। एडिसन्स डिसीज किसकी वजह से होती है भाई, हाइपोसिक्रेशन यानी कम सिक्रेशन होना एड्रिनल कोर्टेक्स से। डायबिटीज इंसिपिडस एक डिसऑर्डर होता है सोल्ट का और वाटर मेटाबॉलिज्म में जब इंबैलेंस हो, उसके सिम्टम क्या होते हैं भाई, ज्यादा प्यास लगना, आपका वेट एक्सेसिव वेट लॉस होना, हैवी यूरिनेशन, ये डायबिटीज इंसिपिडस के सिम्टम होते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करेंगे क्या, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे हमें इसमें से सेलेक्ट करनी है, कौन सी होगी। तो करेक्ट हमारे पास ये है भाई, आप देख पा रहे हो, ग्लूकोकोर्टिकोइड जो है वो स्टिमुलेट करते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस को, बिल्कुल ठीक है। ग्लूकागोन किससे एसोसिएटेड होती है भाई, अगर मैं ग्लूकागोन की बात करूं, हाइपरग्लिशमिया से। ग्लूकागोन में हाइपो नहीं भाई, हाइपर होता है ज्यादा ग्लूकोज का सिक्रेशन होना, ठीक है, ग्लूकागोन में मैंने बताया था आपको। और इंसुलिन जो है, इंसुलिन किसके ऊपर एक्ट करता है, पेनक्रियाज सेल्स एंड एडिपोसाइट्स नहीं भाई, हेपेटोसाइट्स, पेनक्रियाटिक नहीं, लीवर सेल्स, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, लीवर सेल को हेपेटोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। और ये हाइपोग्लिशमिया से एसोसिएटेड होता है, हाइपर नहीं भाई, हाइपो यानी कम सिक्रेशन होना इंसुलिन में। अभी मैंने पीछे बताया था, देखो उससे रिलेटेड चीज आई हुई है, अगर वो एक बार आप समझ लोगे, याद रख लोगे तो हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी, डी। नेक्स्ट बात करेंगे आर्टिफिशियल लाइट एक्सटेंडेड वर्क टाइम, यानी आर्टिफिशियल लाइट होना, वर्क टाइम का ज्यादा बढ़ना और रिड्यूस अपना स्लीप टाइम कम करना, डिस्टर्ब करता है किसकी एक्टिविटी, कौन से हार्मोन की एक्टिविटी को ये कम करता, मतलब डिस्टर्ब करता है भाई, पीनियल ग्लैंड। अब पीनियल ग्लैंड मैं आपको यही बता देती हूँ, ठीक है, मैंने नहीं बताया था पीछे, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ पे समझ लेंगे, थोड़ा ही बिल्कुल छोटा ही ये टॉपिक है हमारे पास यहाँ पे इसका। देखो आर्टिफिशियल लाइट एक्सटेंडेड वर्क टाइम और रिड्यूस स्लीप टाइम डिस्टर्ब करता है पीनियल ग्लैंड की एक्टिविटी को। एक मेलेटोनिन नाम का हार्मोन होता है पीनियल ग्लैंड से जो सिक्रीट होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, जो कि किस में रोल प्ले करता है, जो 24 आवर्स की 24 आवर्स की जो रिदम होती है बॉडी की, ठीक है, यानी जिसको डायरेनल भी बोलते हैं। तो मेलेटोनिन हेल्प करता है मेंटेन करने में जो नॉर्मल रिदम होते हैं, जो हमारी जागने सोने की साइकिल होती है बॉडी की, उसको, और बॉडी टेम्परेचर को। पीनियल ग्लैंड एक भाई छोटा पी शेप्ड ग्लैंड होता है, ब्रेन में प्रेजेंट होता है। फंक्शन इसका पूरे तरीके से समझ नहीं पाए आज तक, लेकिन रिसर्चर्स क्या जानते हैं कि ये प्रोड्यूस और रेगुलेट करता है कुछ हार्मोन को, जिसमें कि मेलेटोनिन एक इंक्लूडेड है। मेलेटोनिन बेस्ट नोन किसके लिए है, कि जो ये रेगुलेट करता है स्लीप के पैटर्न को, इसके लिए। तो ऑब्वियसली भाई जहां पे भी स्लीप का जिक्र आ जाए, बिना सोचे समझे पीनियल ग्लैंड पे करेक्ट कर दे, आपको जो है टिक लगा देना है। स्लीप पैटर्न को हम सर्काडियन क्या बोलते हैं, सर्काडियन
रिदम्स भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी बोला जाता है इसको। तो ये कंसीडर किया जाता है कि समवट एक मिस्टीरियस ऑर्गन की तरह इसको देखा जाता है। हालांकि अब तक भी इसका फंक्शन क्योंकि डिस्कवर किया गया था लास्ट होता मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे आखिरी में। तो पीनियल ग्लैंड जो है थर्ड आई की तरह इसको डब किया गया है, मतलब माना जाता है थर्ड आई, जो ओरिजिनेट होते हैं बहुत सारे रीजन की वजह से, रेंजिंग फ्रॉम इट्स लोकेशन डीप इन द सेंटर, मतलब जो ब्रेन का बिल्कुल डीप सेंटर होता है वहां पे इसकी लोकेशन मानी जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है पीनियल ग्लैंड। मैंने अब आपको ये भी समझा दिया। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग हार्मोन विद द रिस्पेक्टिव डिसीज। अब इनकी डिसीज के साथ इसका मैच करना है। तो भाई यहाँ पे हमारे पास जो है क्या होगा, इंसुलिन की बात करूं तो इसमें क्या होता है भाई डायबिटीज मेलिटस, अभी हम करके आई हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं थायरोक्सिन की, थायरोक्सिन गोइटर भाई, ठीक है, थायराइड से गोइटर अटैच्ड है, आप जानते हो। कोर्टिकोइड्स की बात करूं इसमें मैंने आपको एडिसन डिसीज हमने अभी पीछे क्वेश्चन में किया था, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है भाई एक्रोमेजिली, इसी वजह से होता है। इंसिपिडस कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं इसका, यानी कि हमारे पास क्या आएगा सी इसका करेक्ट ऑप्शन होता है। जो इंसुलिन है वो एक पैनक्रियाटिक हार्मोन होता है जो सिक्रीट होता है। अल्फा सेल्स जो होते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के जो मैंने बताया था, इसकी डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है डायबिटीज मेलिटस होता है, यानी कि उसमें क्या होता है ब्लड शुगर लेवल जो है काफी ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, मतलब काफी लंबे समय तक ये चलता है। थायरोक्सिन आप जानते हो भाई आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन होता है जो कि थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होता है। इसका एक इंपॉर्टेंट रोल क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है भाई, बॉडी मेटाबॉलिक रेट, हार्ट रेट, डाइजेस्टिव फंक्शन को रेगुलेट करता है, जो मसल कंट्रोल या फिर ब्रेन डेवलपमेंट, बोन मेंटेनेंस। हाइपर सिक्रेशन या फिर हाइपो सिक्रेशन होना थायरोक्सिन का वो किससे एसोसिएटेड होता है भाई, या तो एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड जिसको बोलते हैं गोइटर, ठीक है। डेफिशिएंसी होना कोर्टिकोइड्स की, यानी कोर्टिकोइड्स में कौन सा था कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन, वो कहां से सिक्रेट होते हैं एड्रेनल ग्लैंड से, यानी कोर्टेक्स रीजन जो होता है उसकी वजह से एडिसन्स डिसीज होती है, ठीक है। कोर्टिसोल रेगुलेट करता है बॉडी की बहुत सारी रिएक्शन को, मतलब स्ट्रेसफुल कंडीशन में ये रेगुलेट करता है। एल्डोस्टेरोन मदद करता है सोडियम और पोटेशियम की रेगुलेशन के साथ। एड्रेनल कोर्टेक्स प्रोड्यूस करता है सेक्स हार्मोन को, यानी कि जो एंड्रोजन होता है। एक्रोमेजिली भाई आपको पता होगा एबनॉर्मल ग्रोथ होती है हैंड की, फिट की, फेस की, जो कि ओवर प्रोडक्शन अगर हो जाए ग्रोथ हार्मोन की पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से, उसकी वजह से एक्रोमेजिली हो जाती है, ठीक है। अब आपको अच्छे से ये चीज समझ आनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमाइनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये याद रखना है, क्या करेक्ट ऑप्शन होगा इसका एफिनेफ्रिन, ठीक है। ये था मैंने आपको बोला था कि भाई ये चीज आप याद रखोगे। नेक्स्ट एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में वो कौन सी है, तो भाई इसका करेक्ट क्वेश्चन होता है कॉर्पस ल्यूटियम। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान भाई ये टेम्पररी तो होती है, ये इसका ब्रेकडाउन भी हो जाता है, वापस फॉर्मेशन भी होती है। कॉर्पस ल्यूटियम एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो कब फॉर्म होती है ओवरी में, ओव्यूलेशन के बाद इसकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये कैसे कैसे हार्मोन रिलीज करते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरोन हो गए, ओएस्ट्रोजन एक्सेट्रा, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन जो है भाई प्रेगनेंसी के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है जो कि नीडेड इन रिप्रोडक्शन, एक्ट्स ऑन किसके ऊपर ये एक्ट करता है, तो भाई इसका करेक्ट क्वेश्चन हमारे पास ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और स्टिमुलेट करता है किसको एलएच और एफएसएच की सिक्रेशन को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन की हाइपो सिक्रेशन किसका, ग्रोथ हार्मोन का। हाइपर यानी ज्यादा सिक्रेशन एडल्ट्स में डू नॉट कॉज फर्दर इंक्रीज इन हाइट, बिकॉज क्यों वो फर्दर हाइट इंक्रीज मतलब एक टाइम के बाद रुक जाती है फिर भी, ठीक है। डू नॉट कॉज फर्दर इंक्रीज इन हाइट बिकॉज की मतलब क्या रीजन है इसका, तो भाई करेक्ट क्वेश्चन इसका ये है एपिफिजियल प्लेट्स जो होती हैं वो एक एडोलेसेंस के बाद क्या हो जाती हैं, वो क्लोज हो जाती है। देखो एपिफिजियल प्लेट जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है बोन की ग्रोथ के लिए, ठीक है, जो कि एडोलेसेंस के बाद क्या हो जाती है बंद हो जाती है, जिसकी वजह से जो हाइपर सिक्रेशन होता है ग्रोथ हार्मोन का अडल्ट में वो नहीं होता, मतलब वो फर्दर हाइट को इंक्रीज करता ही नहीं है, ठीक है। तो जो एपिफिजियल प्लेट होती है वो एक हाईलाइन कार्टिलेज की प्लेट होती है जो मेटाफाइसिस में प्रेजेंट होती है एट ईच एंड, मतलब जितनी भी लॉन्ग बोन होती है उनके एंड पे प्रेजेंट होती है। तो इस वजह से बोला जाता है कि भाई इस एज के बाद इतनी हाइट नहीं बढ़ेगी, अब ये नहीं होगा, तो मतलब ये इसका एपिफिजियल प्लेट्स जो रीजन होता है कि एडोलेसेंस के बाद एक टाइम के बाद हाइट रुक जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हार्मोन आर नॉट एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट का मतलब होता है अपोजिट, हाँ दे भी रखा हैविंग अपोजिट इफेक्ट टू ईच अदर, कौन सा इनमें से एंटागोनिस्ट नहीं है एक दूसरे के। करेक्ट क्वेश्चन भाई हमारे पास ये रिलैक्सिन इनहिबिन। देखो कैल्सिटोनिन एक्सर्ट करता है क्या, आपको पता है इसके अफेक्ट बाय इंटरेक्ट कर, मतलब ये टारगेट सेल के साथ इंटरेक्ट करता है प्राइमरी बोन के फिर किडनी की, ठीक है। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट अपोजिट होता है। रिलैक्सिन और इनहिबिन दोनों एक दूसरे के सिमिलर। भाई आप रिलैक्सिन से आप एक मतलब वैसे सोच सकते हो, मैं बस याद रखने की ट्रिक बता रही हूँ। इनहिबिन का मतलब होता है रोकना। रोका कब जाता है भाई, कोई चीज ज्यादा एक्सेस में होने लग गई, स्ट्रेस बढ़ गया तो एकदम से वो कम होगी तो उसमें क्या हो जाएगा रिलैक्स हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, रिलैक्सिन और जो इनहिबिन के एंटागोनिस्ट नहीं है, जो कि मतलब एक दूसरे के अपोजिट नहीं होती, मतलब हैविंग अपोजिट इफेक्ट, ठीक है। तो यानी डी इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट बात करेंगे अगर जीएनआरएच
में चेंजेस आ जाए तो जो पल्स की फ्रीक्वेंसी होती है फीमेल्स में वो कंट्रोल की जाती है बाय सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ, किसके द्वारा सर्कुलेट होती है भाई, वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। देखो पिट्यूटरी में या फिर गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो स्टिमुलेट करते हैं सिंथेसिस और सिक्रेशन किसका, गोनाडोट्रोफिन्स का, यानी कि कौन से जो एफएसएच होता है और जो एलएच होता है, ये प्रोसेस कंट्रोल किए जाते हैं साइज और फ्रीक्वेंसी जो होती है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग पल्सेस की, एज वेल एज जो फीडबैक दिया जाता है किससे, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के द्वारा। अगर लो फ्रीक्वेंसी होगी गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग पल्सेस की, वो किसके लिए रिक्वायर्ड होती है, एफएसएच रिलीज के लिए, जबकि हाई फ्रीक्वेंसी जीएनआरएच की पल्स की स्टिमुलेट करती है एलएच पल्स को एक या मतलब किसी दूसरे मैनर में। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ये होगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट इन शुगर मेटाबॉलिज्म में, इनमें से कौन सा हार्मोन इंक्लूड नहीं होता भाई, एल्डोस्टेरोन। इंसुलिन का ब्लड शुगर से लेना देना, कोर्टिसोन का, ग्लूकागोन का मैंने बताया था, एल्डोस्टेरोन का कोई लेना देना नहीं है इससे। ये एल्डोस्टेरोन जो होता है भाई एड्रेनल कॉर्टेक्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है और एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोडियम और पोटेशियम लेवल को मेंटेन करने का बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 12th क्वेश्चन की। Which one of the following hormone through synthesized elsewhere is stored and released by master gland, मतलब सिंथेसाइज कहीं और होता है और स्टोर और रिलीज कहाँ पे होता है, मास्टर ग्लैंड में। यानी अपना मास्टर ग्लैंड कौन सा था भाई, सबसे स्टार्टिंग में पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट, याद होना चाहिए भाई मास्टर ग्लैंड कौन सा होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने बताया था। तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसका एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन। और ऑक्सीटोसिन जो है प्रोड्यूस किसके द्वारा होते हैं, हाइपोथैलेमस के द्वारा, और स्टोर कहाँ पे होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। जब हम पढ़ रहे थे मैंने बताया था वैसोप्रेसिन दूसरा नाम होता है इसका वैसोप्रेसिन दूसरा नाम होता है। दूसरा हार्मोन कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है दोनों। नेक्स्ट बात करेंगे आइडेंटिफाई द हार्मोन विद करेक्ट मैचिंग, ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, ये बिल्कुल ठीक है भाई। मेलेटोनिन पीनियल ग्लैंड रेगुलेट नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल, प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस लुटियर फीमेल नहीं भाई, प्रेगनेंसी से रिलेटेड होता है नहीं, ये भी गलत है। तो भाई हमारे पास करेक्ट मैचिंग 13 का जो है कौन सा होता है, बी होता है यहाँ पे, बी ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये गलत है। ग्रोथ मेंटेनेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, देखो मेलेटोनिन ठीक है, अभी हम पढ़ के भी आए थे, मैंने आपको पीनियल ग्लैंड के बारे में जब पढ़ा है, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ऑक्सीटोसिन की अगर मैं बात करूँ तो ये एक न्यूरो हाइपोफिजियल हार्मोन होता है भाई, ठीक है, जो कि हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होता है, लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या होता है, ये ग्लैंड में सिक्रीट होता है। ये स्टिमुलेट करता है कॉन्ट्रैक्शन, इससे मैंने आपको ऑक्सीटोसिन बताया था भाई डिलीवरी के दौरान जो है क्या काम होता है इसका, कॉन्ट्रैक्शन, इस कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस का, और जब जो है मिल्क इजेक्शन के दौरान भी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन ये गलत हो गया हमारे पास। प्रोजेस्टेरोन की बात करो तो भाई एक फीमेल हार्मोन होता है जो कि ओवरीज के द्वारा प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग किसके रिलीज के दौरान, जब मैच्योर है, यानी ओवरी की रिलीज के दौरान। प्रोजेस्टेरोन हेल्प करता है किसके, ये जो लाइनिंग होती है यूट्रस की, यानी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को प्रिपेयर करता है एग को रिसीव करने के लिए, ताकि ये फर्टिलाइज हो सके स्पर्म के द्वारा। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है भाई तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल वहां पे कम हो जाता है और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग वहां पे शुरू हो जाती है। आर्ट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर की बात करूं अगर मैं एएनएफ की, तो ये एक हार्मोनल सब्सटेंस होता है जो कि राइट एट्रियम के द्वारा प्रोड्यूस होता है हार्ट में, और जो कि स्टिमुलेट करता है क्या, एक्सक्रीशन किसका, सोडियम का और वाटर का किडनीज के द्वारा, और रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को, ठीक है। नेक्स्ट 14 की बात करेंगे, फाइट और फ्लाइट रिएक्शन कोज एक्टिवेशन ऑफ किसकी एक्टिवेशन को कोज करते हैं ये, करेक्ट क्वेश्चन भाई एड्रेनल मेडुला लीडिंग टू इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ एफिनेफ्रिन, एंड ये हमारे दोनों क्या है, स्ट्रेस हार्मोन, मैंने आपको बताया था, ठीक है। स्ट्रेस हार्मोन कौन से होते हैं, ये होते हैं। तो आपको ये फ्लाइट और फ्लाइट से समझ जाना है, एड्रेनल में स्ट्रेस हार्मोन की वहां पे बात करी जा रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इन रिलेशन टू एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड, करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे हमारे पास कौन सी है वो बतानी है। तो भाई करेक्ट स्टेटमेंट बी है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होते हैं ट्रेस अमाउंट में। ये भाई मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो एनसीईआरटी की बुक में दे रखी है और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी, याद रखनी है। एक प्रेग्नेंट फीमेल जो है डिलीवर किया एक बेबी जो सफर कर रहा है स्टंटेड ग्रोथ से मेंटल रिटार्डेशन, भाई मैंने बिल्कुल समझाया था आपको, एबनॉर्मल स्किन है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन कम है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ, किसका रिजल्ट है, मैंने आपको ये डिसीज बताई थी भाई, डी आयोडीन की डेफिशिएंसी डाइट में होना, उसकी वजह से कैंसर नहीं होता भाई, तो ज्यादा होना मतलब लो सिक्रेशन ग्रोथ हार्मोन का कोई लेना देना नहीं है, पास्ट स्टेलिस नहीं, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट। सेलेक्ट द आंसर विच करेक्टली, जो कि करेक्टली मैच करता है एंडोक्राइन ग्लैंड से विद द हार्मोन इट सीक्रेट एंड इट फंक्शन डेफिशिएंसी सिम्टम्स, भाई करेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पे बतानी है कौन सा होगा इसमें से करेक्ट, ठीक है। तो भाई यहाँ पे 17th का हमारे पास करेक्ट कौन सा होगा, बी। थायराइड ग्लैंड
थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रेट करता है। लैक ऑफ आयोडीन, बिल्कुल ठीक है भाई, ये कॉर्पस ल्यूटियम टेस्टोस्टेरोन से नहीं भी फीमेल में होता है ये, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी यूट्रस स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ये गलत है, ये अपना ठीक है। पोस्टीरियर ओवर सिक्रेशन स्टिमुलेट एबनॉर्मल ग्रोथ, ये भी गलत है। देखो ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट होता है भाई एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा, तो ये तो पहले ही गलत हो गया, एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा, ठीक है। जैसे कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट करता है किसको, प्रोजेस्टेरोन को, मैंने बताया था पीछे। ऑक्सीटोसिन की बात करो तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यहाँ पे एंटीरियर नहीं पोस्टीरियर, आपको ये भी पता होना चाहिए भाई। और मैंने पोस्टीरियर एंटीरियर बता दिया था कि पार्स नर्वोसा डिस्टेलिस वगैरह में इंटरमीडिएट में क्या क्या था, वो चीज आप देखो याद रखनी पड़ेंगी आपको। तो थायराइड वाला हमारा इसमें क्या होगा, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एक्शन ऑफ, इसमें से इंसुलिन का एक्शन कौन सा जो है रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमें बताना है, ठीक है। कौन सा यहाँ पे करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है किसका, इंसुलिन के एक्शन का। अब आपको पता होना चाहिए भाई इंसुलिन मैंने बताया था ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज कर देता है, इंक्रीज नहीं करता इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन होता है भाई, ठीक है, जो कि एक मेजर रोल प्ले करता है किसमें, ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करने में, जिसको हम होम्योस्टेटिस भी बोलते हैं, मैंने टर्म बताई थी। इंसुलिन मेनली एक्ट करता है हेपेटोसाइट और एपिटोसाइट्स में, मतलब कि एडिपोसाइट्स में, जो कि एडिपोस टिश्यू के और लीवर सेल्स के जो भी सेल्स होते हैं टिश्यू के उनके ऊपर, ठीक है। और इनहेंस करता है सेलुलर ग्लूकोज अपटेक को और यूटिलाइजेशन को। इंसुलिन क्या स्टिमुलेट करता है और कन्वर्जन किसका, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में क्या कन्वर्जन, ठीक है, इंसुलिन की वजह से होता है, यानी ग्लाइकोजेनेसिस जिसको बोलते हैं, जो मैंने आपको बताया था टारगेट सेल में। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास सी है, नोरएफ्रिन। यहाँ पे उसके बारे में भी करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, इन चारों में से नोरएफ्रिन के बारे में कौन सी करेक्ट है, यानी कि नॉन एड्रेनालिन या फिर नॉन नर एफिनेफ्रिन जिसको हम बोल सकते हैं, दोनों नाम इसके। तो भाई करेक्ट हमारे पास इसमें बी है, यानी कि रिलीज बाय सिंपैथेटिक फाइबर, बिल्कुल ठीक है। और इंक्रीज हार्ट रेट को इंक्रीज कर देते हैं। पैरासिम्पैथेटिक का काम नहीं होता, ब्लड प्रेशर को बीपी को ये कम नहीं करता है, ठीक है, बढ़ाता है भाई। ऑब्वियसली स्ट्रेस की कंडीशन में रिलीज होते हैं, तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि इंक्रीज हो गया हार्ट रेट, ठीक है। रिलीज होता है सिंपैथेटिक फाइबर्स के द्वारा। नोरएफ्रिन जो है रिलीज होता है सिंपैथेटिक फाइबर के द्वारा, यानी रैपिडली सिक्रीट होता है किसके रिस्पॉन्स में, स्ट्रेस के, किसी भी काइंड के स्ट्रेस या फिर इमरजेंसी सिचुएशन में हार्ट रेट को, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को यहाँ पे बढ़ा देता है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली मैचेस द एंडोक्राइन ग्लैंड विद दिस हार्मोन एंड फंक्शन। भाई आप यहाँ पे करेक्ट बताना है इनमें से कौन सा होगा। तो करेक्ट भाई हमारे पास डी है, लेडिक सेल्स एंड्रोजन, जो मैंने बताया था प्रोडक्शन स्पर्म की, ये बिल्कुल ठीक है। ये गलत है भाई, प्रोजेस्टेरोन आएगा कि हमारे पास भाई प्लेसेंटा एस्ट्रोजन सिक्रेशन, नहीं भाई ये गलत है, प्लेसेंटा का ये काम नहीं होता। आप जानते हो भाई प्लेसेंटा क्या करता है, मतलब जो फीटस की ओवरऑल डेवलपमेंट में ही तो काम आता है ना, तो ये गलत है। ओवरी एफएसएच स्टिमुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट, ये भी गलत है भाई। तो यानी डी हमारे पास इसका क्या है करेक्ट ऑप्शन। लेडी सेल या इंटरस्टिशियल सेल भी इसको हम बोल सकते हैं, लेडी को, जो प्रेजेंट होता है इंटरट्यूबुलर स्पेसिस में, जो कि प्रोड्यूस करता है ग्रुप ऑफ हार्मोन जिसको बोलते हैं एंड्रोजन, ठीक है, मेनली टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन में। तो एंड्रोजन प्ले करता है एक मेजर स्टिमुलेटरी रोल किसमें, स्पर्मेटोजेनेसिस में, यानी कि स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन में। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हार्मोन्स आर द एग्जांपल ऑफ दोज दैट कैन इजीली पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, जो कि मतलब जो सेल मेम्ब्रेन होती है टारगेट सेल की, उससे इजीली पास कर जाए और अपने रिसेप्टर जो अंदर वहां पे रिसेप्टर है उससे बाइंड कर जाए, ठीक है। तो कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन है, तो भाई डी करेक्ट है, कोर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन। कोर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं भाई वो स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं, दोनों जो कि लिपिड सोल्यूबल होते हैं और इजिली वो अपनी सेल मेम्ब्रेन से पास कर जाते हैं एक टारगेट सेल की और बाइंड करते हैं स्पेसिफिक इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से, ठीक है। तो उम्मीद है भाई आपको ये कुछ पीवाईक्यूज जो है इस चैप्टर के समझ आए होंगे। Thank you for watching.